मैं दहेज में एक बेड लेकर आई थी, लेकिन सास ने उसी रात बेड कमरे से बाहर निकलवा दिया और बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और बोली, हमारे यहाँ बेड पर कोई नहीं सोता बल्कि सब ज़मीन पर सोते हैं। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप हो गई क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि माँ अगर कुछ भी कहे तो तुम उफ तक मत करना, वरना तुम्हें तलाक दे दूँगा। तभी सास ने मुझे एक चादर और एक तकिया दिया और बोली, आज से इसी पर सोना। मैं मान गई, लेकिन सुबह जब आँख खुली तो जान निकल गई, क्योंकि चादर में तो मेरा नाम किरण है। मैं पूरे घर की लाडली थी, माँ की जान, पिताजी की जिगर का टुकड़ा, भाभी की सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं बड़े प्यार से पली बड़ी थी। घर में क्या पकाना है, यहाँ तक भी मैं ही तय करती थी। मैं पूरे घर की राजकुमारी थी, कोई मेरी फरमाइश की भी रद्द नहीं कर सकता था। एक दिन भाभी अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जा रही थी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, आप मत जाओ, क्योंकि मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता। भाभी का जाना भी ज़रूरी था, इसीलिए भाई बोले, किरण भाभी को जाने दो, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ, अंधे को क्या चाहिए। दो आँखों में तुरंत तैयार हो गई। अपना बैग तैयार करके भाभी से पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। एक दो बार मन में आया कि गाड़ी से उतर जाती हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतना ढीठ बना दिया था कि किसी की परवाह नहीं करती थी। जो दिल में आया बस उसी कर डालती थी। मैं भाभी के साथ उनके मायके चली गई। आंटी अंकल अपनी बेटी को भूलकर मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे पता चला कि भाभी का भाई भी ऑफिस से छुट्टी कर घर पर आया था। वह दूसरे शहर में रहता था। तब मेरे समझ में आ गया था कि भाभी का कौन सा ज़रूरी काम था। दरअसल अपने भाई के पास रहने का आई थी। मैंने अपनी भाभी के भाई को उनकी शादी में ही देखा था, उसके बाद वह कभी भी हमारी तरफ नहीं आए थे। भाभी के भाई का नाम मनोज था। वह बहुत अच्छा विनम्र लड़का था। वह भाभी से कहता, किरण मैं तुम्हें इतने सैर कराऊंगा कि तुम थक जाओगी। मैं भी बहुत खुश हो गई और बोली, मैं भी मुंबई की सैर करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं, भाभी और मनोज खूब सैर करते थे। हर दिन सैर सपाटा होता था। मुझे मनोज अच्छा लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी बस इसी के साथ ही हो जानी चाहिए। एक दिन भाभी बोली, किरण तुम अच्छे से तैयार हो जाना, आज हम मनोज के मंगेतर से मिलने चलेंगे। मुझे तो भाभी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। मैं बोली, भाभी आप ही क्या कह रही हो, मनोज की मंगेतर कहाँ से आ गई। पीछे से मनोज की आवाज़ भी सुनाई दी। वह बोला, कुछ महीनों पहले ही मैंने अपनी पसंद की मंगनी कर ली थी। लड़की को प्रपोज करके अंगूठी पहना दी थी। अब मैं घर वालों को रूमा से माता पिता से रिश्ता मांगने के लिए भेज रहा हूँ। मैं झट से बोली, नहीं मनोज, भाभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आपकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। मनोज के माथे पर बल पड़ गए थे। वह बोला, मुझे यह बेफिजूल की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर जाओगी। समझ में आया? मनोज ने मेरी साथ बड़ी तेज़ी से बात की थी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ बोले बिना एक कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद करके रो रही थी। इस तरह कमरा बंद करने की वजह से भाभी के परिवार को मेरी चिंता होने लगी थी। भाभी भी डरी डरी सी आवाज़ आ रही थी। वह मुझे भगवान की कसम दे रही थी। वह मुझसे विनती कर रही थी कि किरण दरवाज़ा खोल दो। फिर भाभी के माँ पिताजी भी दरवाज़ा खटखटा रहे थे।
मनोज ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, किरण दरवाज़ा खोल दोगी तो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाऊंगा। मैं अपने आंसू पोंछ लिए और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। भाभी ने भी मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और बोली, किरण तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। अंकल आंटी भी मुझे समझते रहे कि किरण इस तरह बात बात पर नाराज़ होकर खुद को कमरे में बंद नहीं करते। मैं भाभी की ननद थी, जानती थी कि मेरा पलड़ा भारी था। शाम को मनोज मुझे अपने साथ ले गए। समुद्र के किनारे बैठकर मनोज बोला, किरण ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हम इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान है। हमने आज तक बहुत सुकून देखा है अपनी ज़िंदगी में, जबकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में रहता हूँ। मैं अपने माता पिता से दूर रहता हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में और भी कई कठिनाइयों से गुजरता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ एक ही खुशी है और वह है रोमा। तुम उसको मत छीनो। तुम्हारी ज़िंदगी का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। तो मुझे पसंद करती हो, मगर मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। जब तुम भगवान के करीब हो जाओगी, जीवन का चक्र ऐसे ही तो चलता है, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। जब तक खुली आंखों से भगवान के बने इस कुदरत के नियम को देखोगी, तुम उन्हें महसूस करोगी और भगवान का धन्यवाद करोगी। आज के बाद तुम मेरे लिए कभी जिद नहीं करोगी। तुम कल माँ, पिताजी और अपनी भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेकर जाओगी। मैं नामे सिर हिला दिया और बोली, मनोज मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही करूँगी। मनोज गुस्से से बोला, तुम्हें समझना बेकार है। उठो, चलो यहाँ से और घर वापस चलो। मनोज मुझे ज़बरदस्ती घर ले आया था। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। अपने भाई को फ़ोन कर दिया और बोली, आप मुझे यहाँ से आकर ले जाइए, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। भाई बहुत परेशान हो गए थे। वह मुझसे पूछ रहे थे, किरण बताओ तो सही क्या बात है। मैंने कहा, आप सुबह बस मुझे लेने आ जाइए, फिर मैं आपसे सब कुछ बता दूंगी। भाई ने हाँ कर दिया तो मैं सो गई थी। अगले दिन भी मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। मेरा भाई 3 बजे आ गया था। तब कहीं जाकर मैंने दरवाज़ा खोला। मैं भाई से लिपटकर रो रही थी। भाई बोला, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो। मैं बोली, बस आप मुझे घर ले चलो, मैं वहीं जाकर सब कुछ बता दूंगी। भैया ने भाभी को तैयार होने को कहा। भाभी बोली, मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाऊँ क्या। भैया ने नामे सिर हिला दिया था। वह बोले, नहीं, तुम मेरे साथ ही जाकर चलो, जाकर पैकिंग करो। भाभी ने बड़े दुखी मन के साथ पैकिंग की और तैयारी कर ली। जाने से पहले मैं मनोज के कमरे में गई और बोली, आज मैं यहाँ से इसीलिए जा रही हूँ ताकि आपकी पत्नी बनकर फिर से यहाँ रहने आ सकूँ। मनोज बस मुझे देखते ही रह गया था। रास्ते पर भैया भाभी को बातें सुनाते रहे थे। वह बोले, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दी थी, तुमने तो शायद उसका ख्याल ही नहीं रखा। देखो तो कैसा बुरा हाल हो गया है इसका। घर जाकर मैंने देखा कि माँ और पिताजी मेरी चिंता में परेशान थे। मैं जानती थी कि मेरी जरा सी भी परेशानी पर पूरा घर परेशान हो जाता था। पिताजी ने मुझे गले लगाकर प्यार किया और बोले, किरण मुझे बताओ तो मैं क्यों परेशानी हूँ, तुम क्यों रो रही हो। मैं बोली, पिताजी मैं भाभी के भाई मनोज से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया। अब आप सभी लोग मिलकर उसे समझाइए ताकि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। वह बोली, यह तो बहुत अच्छी ही बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। जिस तरह हमने लता को अपनी बेटी बनाकर रखा है,
बिल्कुल उसी तरह लता के माता पिता भी हमारी किरण का भी अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। भाभी बड़ी परेशान हो गई थी। वह बोली, माँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनोज की मंगनी हो चुकी है। वह जिस लड़की को पसंद करता है उसने अंगूठी पहना दी है। अब माँ पिताजी कल बात पक्की करने जाएंगे। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वह बोली, तुमने तो एक गैर वाली बात कर दी है लता। लोगों की शादियाँ तक टूट जाती हैं, और क्या तुम्हारा भाई अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता? भाभी बोली, नहीं माँ जी, वह अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता। वह रोमा से बहुत प्यार करता है। वह गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई थी। माँ ने जब भाई से बात की थी, उसने कहा कि तुम लता को यहाँ कहो कि वह मनोज का रिश्ता मेरी बेटी से करे। अब हमारे घर में हर समय यही बहस चलती थी। माँ ने भाभी से यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर मनोज मेरी लता से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूँगी। अब भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वह अपने मायके पर फ़ोन करती, लेकिन उनकी बात किसी से ना सुनी। एक दिन मैं घर में यहाँ धमकी दे दी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। उस दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। वह बोले, अब तुम इस घर में तभी आ सकती हो जब मनोज लता से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। भाभी को अपने मायके गए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि हमें खबर मिली कि मनोज की रमा से शादी हो गई है। अब तो हमारे घर में तूफानी मच गया था। मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। मेरी आंखों के सामने डार्क सर्कल हो गए थे। माँ भाई से कहने लगी कि तुम लता को तलाक देकर उससे छुटकारा पा लो, तो उसे भी पता चले कि किसी की बेटी को दुख देकर कैसा लगता है। लेकिन इस बात पर भाई भी अड़ गए थे। वह बोले, नहीं, मैं लता को तलाक नहीं दूंगा। मैं अपने पत्नी को नहीं छोड़ सकता। भाई भाभी से भी प्रेम विवाह किया था। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। जब से माँ ने मनोज के रिश्ते के बारे में सुना था, वह तो पागल हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। मेरी माँ और पिताजी मेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। मेरी माँ को बहुत से रिश्तों को खड़े खड़े ही रिजेक्ट कर देती थी। 3 महीनों की तलाश के बाद आखिरकार माँ पिताजी को मेरे लिए पीयूष का रिश्ता पसंद आ ही गया था। इन 3 महीनों में मेरे सर से मनोज के प्यार का भूत भी उतर गया था। मैं पीयूष की फ़ोटो देखी तो वह मुझसे बहुत पसंद आया और बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल राजकुमारों जैसी थी। माँ ने बताया था वह लोग बड़े रईस हैं, समझदार, उनका बड़ा नाम है। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मेरी शादी की तैयारी होने लगी थी। भैया ने माँ से कहा कि वह लता को घर लाना चाहते हैं। माँ बोली, एक बार किरण इस घर से विदा होकर चली जाए, फिर जो जी में आए वह करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि किरण लता को देखकर इस रिश्ते से इनकार कर दे, मेरी बच्ची के जख्म फिर से हरे हो जाए। माँ की बात के आगे भैया ने सर झुका लिया था। मेरी शादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू हुई थी, क्योंकि यह हमारे घर की आखिरी शादी थी। इसीलिए शादी बड़े धूमधाम से की जानी थी। आखिरकार मेरी विदाई का दिन भी आ ही गया था। मैं अपने राजकुमार जैसे पति को अपने पास बिठा देख कर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। जब विदाई का समय हुआ तो पिताजी मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, अब तुमने हमारी शादी करवा दी है। अब हमने तुम्हारी शादी करवा दी है। अब उस घर से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। मैं भी पिताजी को भरोसा दिलाया कि मैं अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ससुराल में कुछ रस्म भी हुई थी और मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ गई थी। मैं अपने दहेज में मिलने
बेड पर जाकर बैठ गई थी। जब मेरे पति पीयूष कमरे में आए तो मैं शर्मा कर उनकी अपनी नज़रें झुका ली थी, लेकिन पीयूष ने ना तो मेरी तारीफ़ की और ना ही मुझे नज़र भर देखा था। उसने मुझसे पहली भावनाओं को ही कह दिया था कि उसने किस तरह यह दिन गिन गिन कर काटे थे। पीयूष बस सिर्फ इतना बोले थे, लता मेरी माँ की हर बात माननी होगी। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मेरी सास ने आते ही यह हुक्म जारी कर दिया था कि तुम अपने बेड से उतरो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। पीयूष बोला, लता तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तभी मैं हद से बढ़कर अपना भारी भरकम लहंगा संभाल ले खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने नौकरों से कहा, यह बेड बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए ज़मीन पर एक चादर बिछाकर चली गई। बोली, आज तुम इसी चादर पर सोओगी। हमारे यहाँ घर में रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती हैं। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन पीयूष के बारे में सोच के चुप हो गई थी। मैं लाड प्यार से पली बड़ी लड़की ज़मीन पर बिछी चादर पर कैसे लेट सकती थी? सास के जाने के बाद से मैंने मनोज से शिकायत की। मैं बोली, मुझे ज़मीन पर लेटने की आदत नहीं है, तो वह गुस्से में बोले, लता मुझे ज़्यादा शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं चुपचाप ज़मीन पर बैठ गई थी। तभी मेरी सास एक बार फिर से कमरे में दाखिल हुई और बोली, बहू यह अपने सोने के गहने भी मेरे पास में रख दो। मैं जल्दी से सोने के गहने भी दे दिए तो मेरी सास बाहर निकल गई और मैं एक बार फिर से चादर पर बैठ गई। लेकिन चादर पर बैठे बैठे मुझे इतनी नींद आने लगी कि मैं बस बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह मेरी आँख खुली। बहुत देर बाद आँख खुली थी तो मैंने चारों ओर देखा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही चादर पर नज़र पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह एक खत पड़ा हुआ था। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ उस खत को खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, लता तुम्हें यह खत पढ़कर बहुत दुख होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम रोओगी पीटोगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें सच छुपाना नहीं चाहता। मैं पीयूष नहीं हूँ। मैं तो पीयूष का रूप धारण किया था। मैं एक लुटेरा हूँ। जो औरत मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी वह ना तो मेरी माँ है और ना ही काम वाली मेरी काम वाली थी, ना ही हम तीनों एक गेम का हिस्सा हैं। मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, इसीलिए हमने यह धंधा अपना रखा है कि हम लोगों के घरों में जाकर रिश्ते मांगते हैं। शादी के बाद लड़की की विदाई करके उसे घर भी लाते हैं, मगर लड़की को बेहोशी की दवा सूंघाकर उसे बेहोश कर देते हैं और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तुम्हारे दहेज की एक एक चीज़ हम लेकर जा रहे हैं, साथ ही तलाक के कागजात भी पड़े हैं। तो मेरी तरफ से आज़ाद हो, लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें छुपा नहीं रहा था। तुम जिस तरह मासूम विदा होकर आई थी अभी भी वैसी ही मासूम हो। अपना ख्याल रखना। यह खत पढ़कर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे आजू बाजू के दरवाजे और दीवारें गोल गोल घूमने लगी थी। मैंने पूरे कमरे में नज़र पाड़ी तो सिवाय उस चादर के जिस कमरे में मैं सोई हुई थी उसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा ताकि पिताजी को कॉल कर सकूं, लेकिन मेरा मोबाइल भी वह लुटेरे अपने साथ ले गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी मेरी आंखों के सामने लता भाभी की शक्ल आ गई। वह मुझे बहुत पूछ रही थी, किरण मैं तुम्हें हमेशा प्यार किया, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने क्या लगता है जो बिना वजह के इर्द दर्द सहता है उसकी बेकार जाएगी? तो मैं मालूम है पीड़ित की है तो
आसमान तक जाएगी। लेकिन किरण, तुमने मेरी हाय लगी है, अब तुम भुगतो। यह सब मैं ज़मीन पर बैठकर कई घंटे तक रोती रही, फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उठकर खड़ी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मुझे एक टैक्सी मिल गई थी। मैं घबराई हुई घर पर पहुंची तो मेरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। पिताजी ने मुझे डांटा और पूछा, किरण बताओ तो सही क्या हुआ। मैं पिताजी को ऐसे लेकर जेल तक सब कुछ बता दूंगी, पूरी कहानी बता दूंगी। कहानी सुना दी। माँ अपना सिर पकड़कर बैठ कर रह गई थी। मैं भाग गई और भाई के पास गई और बोली, भाई आपको मेरी कसम है, भाभी को घर ले आइए। मैंने उनके साथ बहुत बड़ी नादानी की है और नाइंसाफ़ी की है, उसी की में एक सज़ा मिल गई है। मेरे भाई ने मुझे गले लगा लिया और यह दिलासा दिलवाया था कि मेरी ज़िंदगी पर मेरा भाई को अब तक घर में आए थे। मैंने भाभी के सामने हाथ फैला दिए थे। मैं रो रो कर उनसे माफ़ी मांग रही थी। माँ ने भी भाभी से माफ़ी मांग ली थी। भाभी ने मुझे पहले गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहन हो, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मनोज के घर बेटी पैदा हुई थी, सभी लोग बहुत खुश थे। मनोज और उसकी पत्नी की जोड़ी पूरे परिवार के लिए मिसाल भी थी। मेरे दिल में बड़ी गहरी उदासी फैल गई थी। काश मनोज मुझे अपना लेता तो मुझे इतना दुख ना होता और ना ही इतना दुख देखना पड़ता। दिनों में भाभी की एक सहेली अपने इकलौते भाई के लिए लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। माँ और बाप को रिश्ता पसंद आ गया था तो मैं भी सर झुका लिया था, लेकिन इस बार मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं पल रही थी। करते करते विदाई का दिन भी आ गया था। मैं राघव की दुल्हन बनकर बैठी थी। राघव ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तारीफ करते नहीं थका। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे कुछ स्पष्ट हो गया था कि राघव एक बहुत ही अच्छा इंसान था और एक अच्छा पति। उसकी संगत में मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए थे। मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में यही सबक सीखा है कि इंसान किसी भी चीज़ में अच्छा हो या ना हो, पर इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। भगवान किसी इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। भगवान किसी इंसान पर किया हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, जबकि और किसी के साथ की गई गलती भी नज़रअंदाज नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।